नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर अपलोड कर दिया है और ये इस सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। आप यकीन मानिए, आपका पूरा जनरेटर कंप्लीट होने के बाद पूरा सीरीज़ आप देख लीजिएगा जब, तो आपका एग्ज़ाम में एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। सिर्फ आप पूरा सीरीज़ को कंटिन्यू देखते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 75 के बाद। इससे पहले हम लोगों ने 75 तक कर चुका है। तो अगर आपने 75 तक नहीं देखा है तो पहले पहले वाला वीडियो देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो DC generator, in order to reduce sparking at brushes, the self-induced EMF in the coil is neutralized by all of the following except। तो देखिए, इस सवाल का सेंस ये निकल रहा है कि जो हमारा ब्रशेस है, तो यहाँ पे आर्मेचर में जो कॉयल है, तो इसमें जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, तो इस ईएमएफ को हम लोग न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? इन चारों में से एक को छोड़ के। मतलब इन चारों जो ऑप्शन मेरा दिया गया है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन जो दिया गया है, तो इन चारों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम इस ईएमएफ को न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं? तो ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो ये क्या करता है? इन ऑर्डर टू रेड्यूस स्पार्किंग, तो हमको मतलब ये कॉयल का यूज करके हमको स्पार्किंग को कम करना है। किस में? इन ऑर्डर टू रेड्यूस स्पार्किंग एट ब्रशेस, क्योंकि ब्रशेस पर स्पार्किंग होगा अगर यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि देखिए, हम लोग इंटरपोल का यूज करते ही हैं स्पार्किंग को ख़त्म करने के लिए। कॉम्पोल कंपनसेटिव वाइंडिंग का भी यूज करते हैं। शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस ऑफ ब्रशेस, ये भी ब्रश को भी शिफ्ट करते हैं ईएमएफ को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन डमी कॉयल का यूज नहीं करते। डमी कॉयल का यूज हम लोग मैकेनिकल बैलेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। अब देखिए डमी कॉयल किसको बोलते हैं, दिखा देते हैं। ये है हमारा डमी कॉयल। देखिए डमी कॉयल में क्या होता है कि ये, मतलब डमी कॉयल का यूज, ये है हमारा डमी कॉयल, ठीक ना। ये इसका कनेक्शन किसी से नहीं रहता, ये आपस में कनेक्ट रहता है, मैकेनिकल बैलेंसिंग प्रोवाइड करवाता है ताकि मोटर बैलेंस कंडीशन में घूमे, फ्लक्चुएशन ना हो मोटर के स्पीड में, ठीक ना। तो देखिए, ये मतलब हम लोग का क्या होता है कि ये मैंने पहले भी बता चुका, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा कंडक्टर है वो जहाँ से बाइंडिंग करना स्टार्ट करता है मोटर में, ठीक ना, ये जनरेटर या मोटर डीसी मशीन में, तो वो एंडिंग भी यहीं पे आके होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली हमको ऐसा उतना वोल्टेज का बनाना नहीं था, तो हमको कम कंडक्टर का यूज करना था, तो हमने कम कंडक्टर यूज किया, तो जिस कारण से हमारा 2 स्लॉट बच गया। तो बच गया तो ये मैकेनिकल बैलेंसिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, फ्लक्चुएशन आएगा घूमने में। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर भी एक अलग से बाइंडिंग दे दिए जिसका कनेक्शन ये दोनों आपस में ही है, ठीक ना। ये अदर किसी पार्ट से कनेक्ट नहीं होता और इसका वोल्टेज डेवलप, मतलब आउटपुट पे जो वोल्टेज आएगा उससे कोई मतलब नहीं रहता इसमें। तो चलिए, ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा 77। देखिए क्या बोल रहा है। इन अ डीसी जनरेटर इन स्पेसीज, बोल रहा है कि एट नो लोड, जो डीसी जब लोड लगा हुआ ना हो तो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ नॉर्थ से, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ जाएगा। तो ये किस टाइप का होता है? तो ये होता है हमारा फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना, फ्लैट टॉप। ये फ्लैट टॉप टाइप का होता है, ना साइनसोइडल होता है, ना पल्सेटिंग होता है, ना ही ट्रायंगुलर होता है, ठीक ना। ये हमारा किस प्रकार का होता है? फ्लैट टॉप। तो आपको दिखा देते हैं किस टाइप का होता है फ्लैट टॉप। चलिए देखिए, ये है हमारा फ्लैट टॉप। क्योंकि इसका जो टॉप है वो फ्लैट है, इसलिए इसको नाम दे दिएगा फ्लैट टॉप, ठीक ना। ये हमारा प्लग डिस्ट्रीब्यूशन है जनरेटर में, डीसी जनरेटर में। तो 70।
काउज में कुड नॉट बी, मतलब बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में जो हमारा यहाँ बिल्डअप की जगह होना चाहिए था, बिल्डअप ईएमएफ होना चाहिए था, ठीक ना, कि या वोल्टेज, तो वोल्टेज बिल्डअप जो है वो क्या बोलते हैं नहीं होगा अगर हमारा क्या हो जाए, तो अगर हमारा क्रिटिकल जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा अगर जो हमारा फील्ड रेजिस्टेंस होता है ना उसका वैल्यू जो है हमेशा क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, तभी हमारा जनरेटर में वोल्टेज डेवलप हो पाएगा, ठीक, नहीं तो जनरेटर में वोल्टेज डेवलप नहीं हो पाएगा। ये रेजिस्टेंस फील्ड में लगा रहता है, और क्यों क्यों देखिए, ई प्रोपोर्शनल होता है एन फाई, और आर एफ जो है यहाँ से क्या निकलेगा आई एफ, मतलब जो फील्ड में रेजिस्टेंस, और ये आर सी जो होता है ये हमेशा शंट जनरेटर के लिए ही होता है, ठीक है। तो आई एफ जो होता है वो क्या फील्ड फील्ड फ्लक्स जनरेट करेगा, क्योंकि फील्ड का करंट है ये, तो फ्लक्स जनरेट करेगा। तो अगर आर एफ का वैल्यू आर सी क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होगा तभी जाके हमारा वोल्टेज बिल्डअप होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फील्ड रेजिस्टेंस लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। देखिए तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा बी। अब 82 देख लेते हैं। देखिए 82 अब क्या बोल रहा है, 82 नंबर, फ्लैशिंग द फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर मीन्स, मतलब फ्लैशिंग क्या होता है डीसी जनरेटर में, तो डीसी जनरेटर में फ्लैशिंग का मतलब देखिए क्या होता है कि जब हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को मतलब प्रोड्यूस करने के लिए अलग से डीसी सोर्स लगाते हैं ना, तो डीसी सोर्स के द्वारा जो हम लोग क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम लोग फ्लैशिंग कहते हैं डीसी जनरेटर में, कि फील्ड में फ्लैशिंग कर रहे हैं। तो 82 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है कि कोई भी जनरेटर मान लीजिए बंद है, मान लीजिए कोई भी जनरेटर है वो बंद है, तो जनरेटर के अंदर क्या होता है ना थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रहता है, ताकि जब हम जनरेटर को रोटेट करवाएं ना तो वो खुद से रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण थोड़ा सा करंट फ्लो करवाने लगे, ताकि फील्ड से फ्लक्स प्रोड्यूस होना चालू हो जाए। अगर वो नहीं रहेगा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म तो क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा भी फील्ड से फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए करंट फ्लो नहीं होगा, और क्योंकि फ्लक्स तभी प्रोड्यूस होगा अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रहेगा, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, और जब हम इसमें घुमाएंगे आर्मेचर को तो थोड़ा सा अगर पहले से जनरेटर के अंदर है, जनरेटर बंद अवस्था में था मान लीजिए 1 महीना से 1 वीक से, तो उसमें अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा तो फ्लक्स को कट कैसे करेगा, मान लीजिए आर्मेचर जब घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा तो तभी फ्लक्स कट होगा, फ्लक्स कट होगा तभी ना जाके हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो तभी फील्ड को करंट मिल पाएगा। तो इसलिए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होना ज़रूरी है, और अगर नहीं है तो हमको फिर अलग से बैटरी लगाकर उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म लाना पड़ता है, ठीक है। तो अब 82 का हमारा आंसर क्या हो गया, 82 का हो गया बी। अब 83 देख लेते हैं। 83 बोल रहा है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर ऑफ ए शंट जनरेटर इज 600 वोल्ट है हमारा ईएमएफ जनरेट हो रहा है मान लीजिए शंट जनरेटर में, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम, जो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है आर ए वो है 0.1 ओम, ठीक। इफ़ द आर्मेचर करंट इज 2000, ठीक सॉरी 200, अगर आर्मेचर का जो करंट है वो हमारा 200 एम्पियर है, तो हमको निकालने बोल रहा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज वाट। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होगा। तो सबसे
कोई भी चीज़ हो, लॉस उसमें हमेशा होता है, ठीक ना। अब देखिए मोटर का, चलिए अभी मोटर का भी इनपुट में हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक। और हम लोग को आउटपुट में क्या, मैकेनिकल आउटपुट मिलता है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, उसमें क्या था, प्लस हो गया। तो मोटर में हम लोग स्टार्टिंग में वोल्टेज दिए, ठीक। तो हम लोग वोल्टेज दिए तो हम लोग और उसके साथ में थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। तो लॉस प्लस जो पहुंचेगा दोनों मिलकर क्या बनाएगा, जो हम दिए। तो इसमें फार्मूला हो जाएगा वी टी वाला ई जी प्लस आई आर, ठीक। इतना याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसके बाद चलिए देखते हैं, तो इसका इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो जैसे देखिए 84 क्या बोल रहे हैं। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, फील्ड रेजिस्टेंस का ही वो वैल्यू होता है जिसके अबव जनरेटर वोल्टेज डेवलप नहीं करता है। मतलब फील्ड रेजिस्टेंस ही होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस, तो वो वैल्यू होता है। मान लीजिए फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 रखें तो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू 11 हो जाएगा और हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस 10 में ही वोल्टेज डेवलप कर पाता, तो 11 जो हो गया, तो जिस कारण से वोल्टेज डेवलप नहीं होगा, तो 10 क्या हो गया, क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ठीक। मतलब फील्ड रेजिस्टेंस को ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है वैल्यू पे। अब देखिए, बोल रहा कि हमको अगर स्पार्कलेस कम्यूटेशन चाहिए, स्पार्कलेस कम्यूटेशन अगर चाहिए, तो डीसी जनरेटर में ब्रश को हम लोग किस, मतलब कहाँ रखेंगे, मतलब किसके आगे रखेंगे, थोड़ा सा। तो हम लोग जस्ट एहेड द मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जो एम एन ए होता है, तो उससे थोड़ा सा आगे रखते हैं ब्रश को, थोड़ा सा आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब 86 का देखिए क्या बोल रहे हैं। 86 हमारा बोल रहा है द सॉरी आर्मेचर कॉयल इज शॉर्ट सर्किटेड बाय ब्रश व्हेन इट्स लाई। देखिए 86 नंबर हमारा बोल रहा है कि ब्रशेस को हम कहाँ रखेंगे ताकि वो आर्मेचर कॉयल के साथ शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि ब्रशेस को हम लोग कहाँ रखते हैं, एम पे रखते हैं। तो हमारा हो गया 86 का आंसर हो गया। देखिए 87 हमारा बोल रहा है व्हेन cumulatively compound long shunt generator when operating as a motor would be।
बोल रहा है कि जो हमारा कॉम्युलेटिव कंपाउंड लॉन्ग शंट जनरेटर है, तो व्हेन ऑपरेटिंग एज ए मोटर, उसको अगर हम जनरेटर है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है लॉन्ग शंट वाला, तो उसको अगर हम मोटर में यूज करेंगे तो क्या होगा। तो याद रखिए, अगर जनरेटर को मोटर में चेंज करेंगे ना, तो अगर कॉम्युलेटिव है तो डिफरेंशियल हो जाएगा, बाकी सब लॉन्ग शंट तो वही रहेगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये याद रखिएगा आप थोड़ा सा, ठीक। कि जनरेटर को मोटर में बदलेंगे तो अगर हम लोग कॉम्युलेटिव है तो डिफरेंशियल हो जाएगा, डिफरेंशियल है तो कम्युलेटिव हो जाएगा। तो इधर तो सेम ही रहेगा, लॉन्ग शंट है तो लॉन्ग शंट ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिफरेंशियली कंपाउंड लॉन्ग शंट। तो देखिए 87 का हो जाएगा बी। अब देखिए 88 क्या बोल रहा है, टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स इन द कम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन। तो ग्रुप्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग डीसी जनरेटर में क्या करते हैं, मतलब जो नली या चूड़ी बन जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या, द ब्रशेस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी शुड ट्रैक ईच अदर। तो ये हमारा जो ब्रशेस है अपोजिट पोलैरिटी का, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को ट्रैक करना चाहिए, एक दूसरे के पीछे मतलब सही से घूमना चाहिए। तो 88 का हो जाएगा वो ए। अब 89 देख लेते हैं। 89 बोल रहा, द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर वाइंडिंग। तो तो बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है वो सेटअप या निर्मित करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट कौन निर्मित करता है या कौन सेटअप करता है, तो हो जाएगा इंसुलेशन फेलियर बिटवीन टू कम्यूटेटर बार्स। यस, इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा अगर कम्यूटेटर बार में दो गो, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कम आर्मेचर में। इंसुलेशन फेलियर बिटवीन टू टर्न्स ऑफ द कॉयल, अगर कॉयल में भी अगर इंसुलेशन फेलियर हो गया तो भी शॉर्ट सर्किट होगा आर्मेचर वाइंडिंग में। टू और मोर टर्न्स ऑफ द सेम कॉयल गेटिंग ग्राउंडेड, अगर ग्राउंड से कनेक्ट हो गया तो वो भी तो शॉर्ट सर्किट हो गया, कि ग्राउंड से सारा करंट ग्राउंड में चल जाएगा। तो ऑल ऑफ एबव। 89 का हो जाएगा डी। तो देखिए 89 हो गया। 90 क्या बोल रहा है, द रैपिड वेयर ऑफ ब्रशेस टेक प्लेस ड्यू टू। तो जो हमारा शीघ्र या तुरंत, तो डीसी जनरेटर को हम लोग देखिए रोटेटिंग एम्पलीफायर बोल सकते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा। 92 हो गया हमारा। 93 देखें क्या है, विच हाउसेस द कंडक्टर्स एंड इन विच ईएमएफ इंड्यूस इज टू बी यूटिलाइज इज कॉल्ड। तो ये देखिए बोल रहा मैं कि जो हमारा रोटेटिंग मशीन है उसका कौन सा कंडक्टर,
जो लैप बाइंडिंग है हमारा वो हमेशा इवेंट 96 देख लेते हैं हम लोग। तो 96 बोल रहा है इन ए डीसी जनरेटर इन केस द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग इज इंक्रीज देन आउटपुट वोल्टेज विल बी। अब आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा अगर हमारा जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे। अगर हम लोग फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा आई एफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज होता है कि नहीं। तो देखिए हमारा ई एम एफ जो होता है वो होता है एन इन प्रोपोर्शनल होता है एन फाई का। अब फाई कहाँ से आता है, आई एफ से आता है। अगर आई एफ डिक्रीज होगा तो फाई भी डिक्रीज होगा, और फाई भी डिक्रीज होगा तो ई एम एफ को भी डिक्रीज कर देगा। तो आंसर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 96 का बी। अब 97 देख लेते हैं थोड़ा। 97 देखिए क्या बोल रहा है, 97 बोल रहा है हमारा 98 क्या बोला, इन केस द फ्लैट कंपाउंडेड जनरेटर। देखिए फ्लैट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जो होता है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर जो है उसका दो पार्ट होता है, दो टाइप होता है। एक फ्लैट होता है, फ्लैट कॉम्युलेटिव कंपाउंड, और एक होता है हमारा ओवर कंपाउंड जनरेटर। ठीक। तो ये फ्लैट कंपाउंड में क्या होता है, जो आउटपुट होता है ना, वो हमेशा जनरेट हो रहा है। तो देखिए सीरीज जनरेटर जो होता है ना उसका वोल्टेज जो देख लेते हैं, आज 100 तक ही करेंगे, ठीक ना, वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो सॉरी, 100 का देखिए क्या होता है, 100 नंबर में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसी जनरेटर विल बी इन अ पोजिशन टू बिल्ड अप विदाउट एनी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन द पोल। देखिए इससे पहले एक सवाल आया था जहाँ पे मैंने छोड़ दिया था कन्फ्यूजन बोल के, तो उसमें क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड का ऑप्शन नहीं था, ठीक। तो इसमें हमको पूछ रहा है कि जो डीसी जनरेटर है अगर उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं भी है तो मशीन को हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो कौन सा मशीन होगा। तो वो होगा हमारा सेपरेटली एक्साइटेड, क्योंकि इसमें हमको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि अलग से हम लोग बैटरी लगा देते हैं फील्ड में फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो रेजिडुअल है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलग से हमको फील्ड को सप्लाई देना होता है। जिस जिस मशीन में हमको फील्ड का सप्लाई इटसेल्फ मतलब खुद जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसी से उसको लेना होता है, तो जो हमारा सेल्फ एक्साइटेड होता है उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा तो मशीन स्टार्ट ही नहीं होगा, वोल्टेज बिल्डअप ही नहीं करेगा। तो 100 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर भी सेपरेटली एक्साइटेड का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सेल्फ एक्साइटेड में क्या क्या आता है, सीरीज आता है, शंट आता है, कंपाउंड जनरेटर तो ये अलग हो गया, सीरीज और शंट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। तो सेल्फ एक्साइटेड ये हो गया हमारा। अब सेपरेटली एक्साइटेड का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ एबव। तो 100 का हो जाएगा हमारा डी, ठीक। तो आशा करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और अगर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे डाउट हो, तो अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, मैं उस टॉपिक को आपका क्लियर करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक ना। तो देखने के लिए धन्यवाद।